हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग एक फाइनल रिवीजन देंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा आपके। ठीक है, ये क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए है, चैप्टर 1 रियल नंबर। इसमें हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे बता दे रहे हैं कि हम हर एक चैप्टर में जो भी सिलेबस होगा वो आपको बताएंगे पहले कि देखिए ये सिलेबस में आने वाला है, ताकि हम अब फोकस्ड होकर पढ़ें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि सभी चीज़ों को पता चला हम पढ़ करके एकदम जो है उब सा जाएंगे, है ना, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इसलिए अब हम सिर्फ जो है टॉपिक टू टॉपिक फोकस कराएंगे और बताएंगे कि देखिए ये चीजें आने वाली हैं और ये चीज आपको बस पढ़ के आपके बोर्ड एग्जाम में जाना है ना, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज आएगा। जैसे कि मैंने मेंशन करके रखा है कि सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा। ये नॉर्मली जो एलसीएम एचसीएफ होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा आपके पास, और प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5। देखिए अब बात ये समझिए कि जो प्रूविंग आता है ना, तो हमें प्रूविंग सिर्फ यही पढ़ना है एक तरीके से कि √2 का प्रूविंग पूछ देगा, √3 का पूछ देगा या √5 का पूछ देगा। बहुत पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे बहुत बाहर नहीं जाएगा। हाँ, बहुत होगा तो √7 का पूछ देगा कि प्रूव करिए कि √7 जो है वो इरेशनल नंबर है ना। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम ये सारी चीज आपको सिखाएंगे, है ना। आपको वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, या कह लीजिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग डाल लीजिए और कॉपी किताब लेके बैठे, ताकि जो भी चीज मैं पढ़ाऊं वो आप नोट करते रहिए, और ये फाइनल रिवीजन मान के चलिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम का फाइनल रिवीजन रहेगा। ठीक है, देखिए अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है ना, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास वो होगा पहला क्वेश्चन कि मतलब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है ना, उस पे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि एचसीएफ और एलसीएम पे। तो सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। एचसीएफ, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्या क्या चीजें जरूरी है। तो एचसीएफ का मतलब समझिए कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज करें हमारे पास कोई दो नंबर 8 और 12 दे दिया है, तो इसका अगर मैं पूछूं कि बताइए कि एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या कर सकता है, फैक्टराइज कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। फैक्टराइज मतलब डिवाइड कर सकता है इसको, तो वही सबसे बड़े नंबर को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो आप देखिए कि 1 से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 तो ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये दोनों, उसके बाद से 4 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो सके। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। आरी बात समझ में? तो एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे पूरी तरीके से, उसी नंबर को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 8 and 12 is 4। ठीक है, दूसरी बात समझिए कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो, और मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लाई करने से आए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 8 और 12 ही हमने ले लिया। ठीक है, तो आप ये बताइए कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, है ना। दोनों के मल्टीप्लीकेशन में मतलब अगर 8 का टेबल पढ़े, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, है ना, 8 चौके 32, 8 पच्चीस 40 एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ते चले जाए। इस तरीके से हमने 12 का टेबल पढ़ लिया, है ना, कि 12 एकम 12, 12 दूनी के 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो आप देखेंगे कि इन सब में सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आया है। देखिए 8 12 नहीं आया है, ये 24, हाँ 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। तो 8 के टेबल में भी 24 आ गया, 12 के टेबल में भी 24 आ गया। इसका मतलब कि इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों के टेबल में आए और कॉमन हो। इसका मतलब कि 8 और 12 के टेबल में जो सबसे जो कॉमन है और जो सबसे छोटा है वो 24 है ना, कि दोनों के टेबल में आएगा और सबसे छोटा होगा। इसका मतलब हमारे पास एलसीएम ऑफ 8 and 12 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको समझना, थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, मेन चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर लेंगे। तो आप ये समझ लिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई ना। अब सुनिए इसमें कि इन सब में रिलेशन क्या होता है। तीसरी पॉइंट आपको ये समझनी है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या है, क्योंकि इसी रिलेशन पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं बचे, आप कहीं भी चले जाएंगे जो वनडे एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम बोले तो जैसे कि ये जो एसएससी का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, या कोई गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो एग्जाम हम लोग देते हैं उसको वनडे एग्जाम बोलते हैं, जो एक दिन में एग्जाम खत्म हो जाता है ना। तो उसमें एग्जाम में आप देखेंगे कि इस जो रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम पर, वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा कर लेते हैं तो वहां पे भी आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि यदि आपके पास कोई भी दो नंबर दिया है, लेट टू नंबर ए एंड बी, मान लीजिए दो नंबर आपके पास है ए और बी, तो जो एलसीएम होगा, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, चलिए मान लीजिए एलसीएम आपका थोड़ी देर के लिए एल मान लेते हैं, ठीक है। और अगर एचसीएफ की बात करें तो आप निकाल लेंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पे नंबर दिया था कि 8 और 12 का एचसीएफ बताइए तो आप बता दिए थे, एलसीएम बताइए तो आप बता दिए थे। इस तरीके से मान लीजिए कि कोई भी दो नंबर हमने ए और बी सपोज कर लिया, तो मान लेते हैं कि उस ए और बी का जो एलसीएम वो कितना है, एल है, और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एच मान लेते हैं, है ना। चलो इसको स्मॉल एच कर देता हूँ, स्मॉल एच। तो इस कंडीशन में इनके बीच में रिलेशन ये होता है कि यदि आप एलसीएम इंटू एचसीएफ आप करोगे तो ये हमेशा इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे, ए इंटू बी के बराबर होगा हमेशा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे फंडामेंटल थ्योरम में, जो हमने बताया ना आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, तो 8 एंड 12 का एलसीएम क्या निकला था आपके पास, 8 और 12 का एलसीएम निकला था 24, तो यहाँ पे आ गया आपका 24। और फिर आपने निकाला एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, 4 आया था, याद है ना, देखिए यहाँ पे 4 आया था, तो ये हो गया आपके पास एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये रिलेशन वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आपसे पूछेगा कि यदि 8 और 12 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 8 और 12 का एचसीएफ बताइए क्या होगा, और वेरीफाई करिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। दोनों नंबर जो होंगे अब आपके पास उसका प्रोडक्ट करिएगा तो एचसीएफ और एलसीएम उनके बराबर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे इसको मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पे ए इंटू बी के बराबर आता है। तो हमारे पास 8 और 12 दो नंबर थे, इनका एलसीएम आपको मिल गया है, एचसीएफ आपको मिल गया है, तो हम एलसीएम आपको दे देते हैं यहाँ पे 24, एचसीएफ दे देते हैं आपको 4, और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई, देखिए ए और ए क्या हो गया 8 हो गया, और बी क्या हो गया 12 हो गया, तो रखिए 8 इंटू 12, ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 4 दूनी के 8 1 9 96। अब हो गया 12 8 96, आप जानते होता देखिए नहीं हो गया, LHS इक्वल टू RHS हुआ ना, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ये अप्रूव्ड, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है, इस पे आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अब आपको मैं बताता हूं कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, ताकि आपका ये टॉपिक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है, ये आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, सबसे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस पे पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया, सबसे पहला आपका क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये बात याद रखिएगा, ये फाइनल रिवीजन मान के चलिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्वेश्चन नंबर ये है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 96 and 404 is 4, find LCM
96404। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए आप कि यदि 96 और 404 का एचसीएफ जो है वो 4 है और एलसीएम क्या है आपको बताना है। तो आप बताओ कि अभी आप क्या सीखे हो, अपने सॉल्यूशन में आ जाओ। आप अभी सीखे बच्चे कि एलसीएम हम यहाँ लिख देंगे, सिंस वी नो दैट, है ना, वी नो दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। तो आपको जो जो चीज दिया है लिख दीजिए। एलसीएम आपको दिया है, नहीं दिया है छोड़ दीजिए। इंटू एचसीएफ दिया हुआ है, हाँ भैया 4 दिया हुआ है, लिख दीजिए भैया इसको 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, नहीं तो आप प्रोडक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 96 इंटू 404। सही है। अब 4 को उधर भेज के डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम निकल के आ गया। अब इतना बहुत लोग, कुछ लोग होंगे क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालने बैठेंगे, बहुत समय लग जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कितना आसानी से इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। 4 से डिवाइड कर दो, देखो 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16, कट गया। 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 404 इंटू 24, 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 4 कम से 4, 4 0 0 0 प्लस 1 1, है ना। फिर 4 चौके 16, फिर 2 चौके 8, 0 2 चौके 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा LCM ऑफ, है ना, LCM ऑफ कितना 96,404 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9696। हो गया आंसर आपका। आई बात समझ में। तो इतना आसानी से जो है हम लोग LCM इसका निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन, है ना। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करेंगे इसको निकालने के लिए, है ना। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे और अपने मन से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। नहीं आएगा तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन की मदद से सीखिएगा कैसे इसको करना है। ठीक है, देखिए, इफ XY इज इक्वल टू 108, ठीक है, एंड या 180, ठीक ना, इसको सही कर लीजिएगा, 180 एंड SCF of x, y is 3, ठीक है। then find the LCM x, y। ये आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब आपको इसका आंसर जो है मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और चेक करेंगे कि कितने लोगों का सही है, और हम चेक करेंगे कि कौन ऐसे सबसे पहला बच्चा है जो इसको या टॉप 10 बच्चे कौन है ऐसे जो सबसे पहले इसका जवाब कमेंट में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इससे पता चलेगा कि उनकी तैयारी अच्छी हो रही है, ठीक ना। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इस पे अगले टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं और उस पर फिर आपको हम एक सवाल देंगे करने के लिए, ठीक ना। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द LCM ऑफ 2 numbers is 182, ठीक है, एंड their SCF is 13, ठीक है। if one of the numbers is 26, ठीक है, find द अदर। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक ना, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक ना, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि LCM ऑफ 2 नंबर इज 182, LCM दे दिया गया है और इसका SCF दे दिया गया है और एक नंबर दे दिया गया 26 है। तो मैंने अभी आपको बताया, हम क्या देंगे कि गिवन, पहले जो गिवन है उसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। गिवन LCM, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 182, SCF इज इक्वल टू 13। तो हम कह देंगे कि लेट द टू नंबर बी x एंड y। दो नंबर हमने क्या मान लिया, x एंड y। तो हम कहेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट
है ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी x इंटू वाई, ठीक ना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। अब दे दिया भैया LCM आपको क्या दे दिया है 13, HCF कितना दे दिया है 182 इज इक्वल टू x और y में से एक नंबर दे दिया है, उसमें एक नंबर दिया है, देखिए तो कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई भी नंबर हम x, चलिए x मान लेते हैं 26 है ना, तो ये हो जाएगा 26 इंटू वाई, है ना, जहाँ पे हमने क्या कर लिया लेट, है ना, लेट x इज इक्वल टू 26। तो ये आप 26 को इधर भेज के डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई मत करो तुरंत इसको, है ना, ये नहीं कि आप बैठ के इसको पहले तुरंत मल्टीप्लाई करना ही, आप देखिए पर सभी चीज़ों को लिख लीजिए, जब सब कट जाए तब आप मल्टीप्लाई करिए। 13 दूना का 26, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, 91 इक्वल टू वाई, यानी लिख देंगे द अदर नंबर इज, है ना, 91। हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म। तो इतना आसान ही है ना, आगे बात सॉल्व में, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं इस पे क्वेश्चन देता हूं और देखते हैं कि आप इसको करके दिखाएंगे कि नहीं, है ना, या कितना जल्दी आप इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 4, आपका होमवर्क है वो ये है कि HCF ऑफ टू नंबर, द HCF ऑफ टू नंबर, है ना, A एंड B इज 5, ठीक है, क्या है 5 है, एंड देयर LCM इज 200, ठीक है। फाइंड देयर प्रोडक्ट। उसी तरीके का लगभग क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन आपको कमेंट में बताना है क्या होगा, ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कल और चेक करेंगे कितने बच्चों का आंसर सही है। जितने बच्चों का आंसर सही होगा उनको हार्ट का लाइक मिलेगा, कमेंट आप कर दीजिए, आपको हार्ट का एक लाइक मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का पहला चीज, हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। तो हमने पहला लेवल आपको पार करा दिया, लेवल 1, ये हम लोग का लेवल 1 था। चलिए मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ जहाँ मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, तो ये लेवल 1 के क्वेश्चन थे, ठीक है, लेवल 1, ठीक है। अब आते हैं लेवल 2 का। लेवल 2 यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे, लेवल 2, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेवल 3 की। देखिए अब लेवल 3 देखिए, लेवल कौन सा हो जाएगा हम लोग का, लेवल नंबर 3, यस, लेवल 3 के टाइप क्वेश्चंस। ये लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, है ना, ये 2 मार्क्स के, अभी तक जितने मैंने बताया वो आपको 1 मार्क्स में आएगा, अब ये 2 मार्क्स में आएगा, है ना। तो देखिए अब लेवल 3 में क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है कि टू अलार्म, ठीक है, टू अलार्म क्लॉक्स rings their alarms at regular intervals of 72 seconds and 50 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द फर्स्ट बीप, इफ दे फर्स्ट बीप मतलब एक साथ रिंग करते हैं, बजते हैं, इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, ये 12 बजे दोपहर में एक साथ बजते हैं। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अलार्म क्लॉक रिंग टुगेदर, है ना, रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 72 सेकेंड एंड 50 सेकेंड इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, ये 12 बजे एक साथ बजते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम
at what time will they beep again? Beep again for second टाइम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 अलार्म क्लॉक रिंग टुगेदर, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अलार्म क्लॉक हैं, एक साथ बजते हैं, है ना। कितने पर? 12 नून पर, और दोनों का बजने का समय क्या है कि हर 72 सेकंड के बाद बजता है, और ये जो है हर एक 50 सेकंड के बाद बजता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। तो सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन में आपसे क्या कह रहा है, क्या करना है इसमें। देखिए अगर ये 72 सेकंड के बाद बजता है तो हर 72 सेकंड के बाद बजता रहेगा, और ये हर 50 सेकंड के बाद। तो इस कंडीशन में ना जब ये बजेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि बजते 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 दोनों एक साथ एक टाइम के बाद बजेंगे। जैसे ये दोनों एक साथ 12 बजे बजे हैं ना, तो अब ये एक टाइम ऐसा आएगा फिर से कुछ मिनट कुछ सेकंड के बाद, जब ये दोनों एक ही समय पे बजना चालू कर देंगे। अब वही समय ढूंढना है। अब पता है क्या होगा, जो इसका एलसीएम होता है, जैसे आप एलसीएम में क्या करते हो कि मल्टीप्लाई करते 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 जाते हो और देखते हो कब दोनों एक साथ मिल जा रहा है। जैसे आपने क्या किया था, 8 का टेबल पढ़ लिया था, 12 का टेबल पढ़ लिया था, तो 8 के टेबल में आपने लिख लिया था इस तरीके से, है ना। और फिर ऐसे ही इस तरीके से फिर 12 का टेबल पढ़ लिया था आपने, है ना। फिर आपने देखा था कि कब ये दोनों मैच कर रहा था। देखिए 24 पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ मैच कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं एक साथ। इसी तरीके से ये 72 सेकंड के बाद और 50 सेकंड के बाद अगर एक साथ मिल रहे हैं, इसका मतलब कि इन दोनों का जब एलसीएम होगा ना, वहीं पे ये दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे। आ रही बात समझ में। तो जो एलसीएम आप निकालोगे, एलसीएम ऑफ 72 एंड 50 जो होगा वो क्या बताएगा आपको, ये बताएगा टाइम at which they will beep simultaneously मतलब एक ही समय पे बीप करना चालू करेंगे, है ना। या एट द सेम टाइम, है ना। टाइम एट विच दे विल बीप टुगेदर, है ना। साइमल्टेनियसली लिख दीजिए या टुगेदर लिख दीजिए, एक साथ वो बीप करेंगे। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मान लीजिए कि कहे कि एक आदमी जो है वो इतना इतना कदम चल रहा है या एक सर्कल पे दौड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो इस स्पीड से दौड़ रहा है, पहला व्यक्ति इस स्पीड से, तो कब वो दोनों एक साथ मिलेंगे, तो उस केस में आपको एलसीएम निकालना है। या ऐसे भी कह दिया कब एक साथ मिलेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको एलसीएम ही निकालना है। अरे बात समझ में। तो ये चीज आपको फोकस करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सोल्यूशन को, ये मैं सोल्यूशन यहाँ से फिर से बिगिन कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि द टाइम एट विच या आफ्टर विच बोथ अलार्म beeps together is equal to LCM of मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, LCM ऑफ 72 एंड 50, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, निकाल लेते हैं पहले एलसीएम आप कैसे निकालोगे, तो एलसीएम निकालना आप लोग जानते हो कि ये हो जाएगा 72, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, यही जिसको आप लोग एलसीएम निकालना बोलते हो। जैसे 2 से डिवाइड कर लिया, 2 3 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से, है ना, 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। इसको लिख लीजिए आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से आप 50 का कर लीजिए, 50 का कर लीजिए फटाक से। 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो ये हो जाएगा 50 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो कॉमन है उसको एक साथ लिख दीजिए, ये कॉमन है 2 तो एक बार लिख दीजिए, फिर बकिया सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कैसे मत करिए, इस तरह की 2 वजह से करें, नहीं, आप इसको आसान बनाइए। कैसे आसान बना सकते हैं, सुनिए। 5 25, 25 दूना के 50, 50 दूनी के 100, ये हो गया 100। दिमाग में रखिए इसको, ठीक है। देखिए 5 25, 25 दूनी के 50, 50 दूनी के 100। अब बाकी सबको एक साथ मल्टीप्लाई करें, 100 बन गया ना। तो अब देखिए 3 3 9, 9 दूनी के 18, 18 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 × 100 1800
हो गया आसान, है ना। तो ये इसका मतलब कि 1800 सेकंड के बाद वो एक साथ, जैसे हम देखिए सेकंड लिखा था ना 72 सेकंड और 50 सेकंड, इसका मतलब कि 1800 सेकंड के बाद वो फिर से रिपीट करेंगे। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे कि और यही लगा के लिख दे रहा हूँ 1800/60, अब ये आ जाएगा मिनट में। तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे 6 18 30, यानी 30 मिनट के बाद ये क्या करेंगे, फिर से बीप करेंगे एक साथ। तो कहेंगे देयरफॉर द नेक्स्ट टाइम at which both alarm beeps together is equal to कितने बजे, देखो 12 बजे एक साथ पहले तो बीप किए हैं 12 बजे, इसका मतलब 30 मिनट के बाद फिर दोनों एक साथ बजेंगे। तो अगला नेक्स्ट हो जाएगा 12 बजे बाद 30 मिनट जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 12:30 PM, यानी इस समय पे वो दोनों एक साथ बजेंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही देता हूं, आपको इसको करके बताना है कि कैसे ये मतलब ये चीज़ आपको समझ में आए कि नहीं, या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता हूं, बनाता हूं। वो क्वेश्चन ये है कि इफ अमन रन्स विथ है ना 60 मीटर पर सेकेंड and Rahul runs at a speed of है ना 96 मीटर पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ पे एक साथ रन करते हैं। then find the distance है ना when both will meet together। तो आपको वो डिस्टेंस बताना है कब वो दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना, ये अगर ये 60 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये 96 मीटर पर सेकंड चल रहा है, यानी 96 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो कब वो दोनों एक साथ मिलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम निकालोगे तो आपको ये एकदम फिक्स एक स्पीड पता चलेगा कि इस समय पर इस स्पीड पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे। या मैं आपके लिए चलिए रन्स वाला लिख दिया हूं, तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसे आपसे पूछ देता है कि वो जो है इतना कदम जो है हर एक मिनट पे रखता है ना, तो बताइए कि कितने कदम के बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे, है ना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक और लिख करके यहाँ पे दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कि इफ अमन वॉक्स है ना 60 steps in 1 minute and Rahul works है ना 96 steps in 1 minute, then find the number of steps after which both meet together। ठीक ना, तो आप इस क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, आप कर लेंगे, ये आपको समझ में भी आ जाएगा, आसान भी है। तो इसका सोल्यूशन आपको क्या करना है, आपको पता है, कमेंट करना है। ठीक है ना, देखता हूं कौन ऐसे टॉप 10 बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और वो सबसे पहले इसका जवाब कमेंट में लिख देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया हमारे पास इस लेवल 3 कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं और कोई लेवल बचा हुआ है क्या, मैं देख लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, हाँ एक और लेवल है, लास्ट 4 लेवल इसको मान लेते हैं लोग, और ये 4th लेवल आपके लिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लेवल नंबर 4। ठीक है, ये लास्ट लेवल है इस पार्ट के लिए। ठीक है ना, अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाएगा,
क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारे पास 6, वो मान लेते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। इस क्वेश्चन को हम लोग 6 क्वेश्चन मान लेते हैं तो आपके लिए आराम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चूँकि हमने हटा दिया, एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि राइट द स्मॉलेस्ट, है ना, नंबर विच इज डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाय बोथ 306 and 657। क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा है? कह रहा है कि आपको वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, है ना। तो थोड़ी देर के लिए आप रिमेंबर करिए, कि आपको मैंने क्या सिखाया था, LCM। LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो इसमें भी तो वही पूछा जा रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इन दोनों से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? LCM पूछ रहा है। आई बात समझ में? तो अपने सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए निकालते हैं लोग। कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं द लोवेस्ट, लिख देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू LCM ऑफ, या नंबर इक्वल टू, ऐसे हटा दीजिए, LCM ऑफ 306 and 657, यही हो जाएगा। LCM कैसे निकाला जाए? तो LCM निकालने के लिए 306 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। 306 का करिए, आप करिए 2 से, 2 एकम जो 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी के, फिर 2 से करिए, फिर 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से करिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? 2 एकम जो 2, बचेगा 1 और 0, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, ये गड़बड़ हो गया था। फिर 3 से काट लेते हैं इसको, ठीक ना। ये 3 से, 3 पच्चे 15, ठीक है, और 3 दूनी के 6, ठीक है। 3 पच्चे 15, 3 दूनी के 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इतना। फिर इसको काट देते हैं, कितना? 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, फिर 2 से काट देते हैं, है ना। 2 से कितनी बार में कट जाएगा? तो 2 से कट जाएगा हमारे पास 3 दूनी के, ये 3 एकम जा 3, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ रहा है, सॉरी 3 एकम जा 3, फिर से काटिए इसको 3 से, कितनी बार में कट जाएगा? 3 एकम जा 3, 3 सत्ते 21, फिर ये प्राइम नंबर होता है 17, तो ये हो जाएगा हमारे पास खत्म, ठीक है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। फिर 657 का देख लेते हैं, आइए। तो इसको किससे काट दिया जाए? 3 से कट जाएगा क्या? 3 से कट जाएगा, काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, फिर इसके बाद से 3 एकम जा 3 और 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 तरीके, अब ये 73 जो होता है ना, प्राइम नंबर होता है, तो 73 से कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 73। अब इन सबका कॉप बना लीजिए, कौन कौन मैच कर रहा है? मैच कर गया। अब LCM निकालने के लिए जो बचा हुआ है LCM, ये जो कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3, फिर इसको लिख लीजिए 3, फिर ये अब जो बचा हुआ है उसको, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 17 बचा हुआ है और यहाँ पे 73 बचा हुआ है। अब इन सब का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन फटाफट कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा लेंदी आएगा ये, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये वो नंबर है, ये वो नंबर आएगा सबसे जो इन सबको मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ताकि हमारे पास समय ना लगे, है ना। ये इसमें थोड़ा सा आसान, जैसे आप पूछेंगे पिछले तरीके से क्या आसान है, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले बड़े वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इस छोटे वाले से, ठीक है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद से बाकी इन सबको इससे मल्टीप्लाई करके ओवरऑल कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। इस केस में कोई ट्रिक नहीं लगेगा, जब 5 या 2 होता है तो उसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आसान बना दिया जाता है। तो ये LCM आ गया। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा। तो लिख देंगे hence smallest number which is
है ना, डिविजिबल बाई, है ना, डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657 इक्वल टू कितना हो जाएगा 223338। ठीक है कि नहीं? आसान। क्यों? ऐसे क्वेश्चन ना आपको मैंने बताया वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत लोग जो इस समय पढ़ाई नहीं करते हैं उनको आगे चल के जब नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी पाने के लिए सब पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग अभी ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए ताकि ये आपके संज्ञान में दिमाग में बैठा रहे हमेशा और आपके काम आए, है ना। ये नहीं कि बस इसको एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, नहीं, इन चीज़ों को समझिए और हमेशा के लिए याद रखने के लिए पढ़िए। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ आप कर लेंगे। ये लेवल 4 है। इस पर भी आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूँ क्या? चलिए मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वो क्वेश्चन ये रहेगा हमारे पास कि इफ या फाइंड, ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, है ना, 306 एंड 420। ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आज का। कोई दिक्कत इसमें? तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। तो हमने इस तरीके से पूरी टॉपिक, यानी पूरा टॉपिक बोले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को कवर कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट बचा हुआ है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अब इसका इरेशनैलिटी को प्रूफ करके दिखाते हैं। ये एक बार आप समझ जाओगे तो कभी नहीं बोलोगे। जैसे कि पिछले बार 2023 में ये √5 का प्रूविंग आ चुका है और ये भी 3 मार्क के क्वेश्चन में आया है, पता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है। सोचिए। तो आप एक बार बस सीखिए, एक बार उन सारे स्ट्रक्चर को देखिए कि किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। एक बार आप देखेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा और फिर वही चीज़ आपको एक तरीके से कह दीजिए, डिट्टो छाप करके चले आना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से वो चीज़ करना है। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा जैसे पिछली बार 2023 में ये क्वेश्चन आया है ना। तो ये हो जाएगा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। ये कब आया था? 2023 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना। बोर्ड 2023 में आया है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ये क्वेश्चंस करना है। तो इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि देखिए इसका स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा ना वो आप अच्छे से एक जगह लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होंगे, चाहे √2 हो, √3 हो या √5 हो, है ना। बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसी में से कोई एक आएगा, हो सकता है बहुत आएगा तो √7 आ जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या चीज़ इसमें हम लोग को समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट √5 is a rational number। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या सपोज कर लेना है कि यह एक रेशनल नंबर है, ये आपको सपोज कर लेना है। ठीक है। लेट अस सपोज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो सभी रेशनल नंबर कैसे लिखे जा सकते हैं? p/q के फॉर्म में। तो आप लिख लीजिए therefore p/q इज इक्वल टू √5। ठीक है ना। तो आपने लिख दिया √5। अब क्या, अगर इसको स्क्वायरिंग कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टेप नंबर 1 ये है, ये 2 है, इस तरीके से आप पूरा बढ़ते चले जाइए। बाकी अगर इस तरह √2 देगा ना तो आप √5 के यहाँ पे √2 लिख देना, है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा p/q का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा p², है ना, अपॉन q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे? q को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारे पास p² इज इक्वल टू 5q²। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखिए ये क्या चीज़ दिया है,
इसको हम लोग समझते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। आपको मैं इस साइड में कुछ चीज़ें समझाता हूँ। क्या समझना आपको कि अगर 3 ठीक है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब 6 के स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब 6 को भी 3 डिवाइड कर देगा। यानी अगर एक नंबर के स्क्वायर को अगर एक दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका मतलब उस नंबर को भी इस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। अरे बस में जैसे 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 3 से नहीं डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम में, तो इसका मतलब कि 6 को 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है 2 टाइम में, है ना। तो यही आपको याद रखना। इसका मतलब कि ये स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर से उसका स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। एक चीज़ ये है, पहली चीज़ जो आपको याद रखना। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर 2 × 3 अगर 6 है तो 2 के मल्टीप्लिकेशन से 6 आया है, इसका मतलब 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। या कह लीजिए 3 के मल्टीप्लिकेशन से 6 आया है तो 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर 2 से कोई नंबर मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 मिला है, इसका मतलब कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी जिससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है उससे डिवाइड भी हो जाएगा। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए 5 × Q² लिखा है, इसका मतलब कि 5 × समथिंग कर रहे हैं तब जाके P² मिल रहा है, इसका मतलब 5 से P जो है P² जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखता हूं मैं कि दिस इंप्लाइज दैट P² is divisible by 5। अभी मैंने कहा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर स्वयं भी इस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। यानी P² अगर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑल्सो P is divisible by 5। अगर P 5 से डिविजिबल है तो निश्चित है कि P 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि लेट P इज इक्वल टू 5 × EM। कोई भी नंबर आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो कि जाहिर सी बात है कि अगर P 5 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है P 5 से P जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होने पे भी आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 5 से M को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो P मिल जा रहा है। अब ये बताइए कि अगर 5 × M कर रहे हैं तो P मिल रहा है, तो इस P की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं। अगर रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा 5 × M का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q²। नहीं हो जाएगा, स्क्वायर करिए। इस P के जगह पे ना 5M को उठा के रख दिया है, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और M का स्क्वायर M² इज इक्वल टू 5Q²। अगर 5 को इधर भेज के डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 25M² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू Q²। नहीं आ जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 25 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5M² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q²। अब ये बताइए कि फिर आप देखिए यहाँ पे अब 5 जो है वो M² टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो Q² मिला है। अगर Q² 5 के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है तो Q² 5 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट Q² इज डिविजिबल बाई 5। अगर Q² 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा। देन ऑल्सो Q इज डिविजिबल बाई 5। अब अगर Q भी 5 से डिविजिबल हो गया तो अब एक बात बताइए कि अभी आपने पढ़ा यहाँ पे कि P जो है 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है। और हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि all rational numbers have only one common factor। सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, यानी जो भी रेशनल नंबर होते हैं उन सबके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, एक से अधिक कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब देखिए P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब देखिए P और Q तो 1 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे, 1 से तो डिविजिबल सारे नंबर होते हैं। तो इसका मतलब कि P और Q 1 से तो डिविजिबल होंगे, लेकिन अब यहां से P 5 से डिविजिबल है और Q 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब P और Q भी 5 से डिविजिबल है। तो क्या हो गया, 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। कितने कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर मिल गए। अब 2 कॉमन फैक्टर मिल गए तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। हमने कहा कि
पी और क्यू रेशनल नंबर है, यानी रूट 5 जो है रेशनल नंबर है, तो पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन एक से अधिक कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब जो हम सपोज किए थे कि रूट 5 के पास रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, ये हमारा सपोजिशन ही गलत है। इसीलिए तो पी और क्यू के पास जो है ना वो एक से अधिक कॉमन फैक्टर आ रहा है। आरी बात समझ में? तो हम कहेंगे सिंस P and Q have more than one common factor, therefore it is contradiction. Therefore it is contradiction. Contradiction मतलब कि जो हमने कहा उसी बात पे हम अड़े नहीं रहे हैं, है ना। मान लीजिए हमने कहा कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, और पता चला जब प्रूव करने जा रहे हैं तो प्रूव हो ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब जो हम सोचे थे वही गलत हो गया, या जो कह रहे हैं वही गलत हो गया। इसी को कंट्राडिक्शन बोलते हैं, ठीक ना। Therefore it is contradiction. Hence our supposition is wrong. Our supposition is wrong, and root 5 is an irrational number. आगे बात समझ में? रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, ये प्रूव्ड हो गया। लिख देंगे फाइनली प्रूव्ड। ठीक है, हो गई। तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन करना है। अगर मान लीजिए अब आपसे आ जाए, पूछ दे कि रूट 2 को प्रूव करिए, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे रूट 2 रख लो, ठीक है, यहाँ पे आप 2 रख लो, यहाँ 2 रख लो, इस 5 की जगह पे 2 रख लो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, सब 5 को बस 2 से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ 25 का, यहाँ 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करो तो यहाँ 4 लिख देना, यहाँ पे 2 रहेगा, ये 2 आके 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में। इस तरीके से ये सारी चीज़ें चली आएंगी और फाइनली आपका प्रूफ हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जो है आप प्रूफ कर सकते हो, चाहे रूट 2 हो या रूट 5 हो या रूट 3 हो, सारा प्रूफ हम लोग का हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो अगले चैप्टर पर मिलेगा, जिसको मैं आपको पहले सिलेबस बताऊंगा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, जिससे आपकी पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा। और यदि आपको लगता है कि सच में ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए, यही चीज़ बस हमें हेल्प करती है या हमें मोटिवेट करती है, जिसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपका हेल्प कर रहे हैं, है ना। आपके लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि वन शॉट इस तरीके से वीडियो अपलोड करते रहें, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित हो, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते रहें। ठीक है ना, और आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे, वो भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।